नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार के चुनावी नतीजों की चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। अब इसकी विवेचना कर रहे हैं कि जीत कैसे मिली, हार कैसे हुई, मोदी का फैक्टर कितना काम आया, नीतीश कितने काम आए, तेजस्वी का जादू कितना चला, कितना बुझ गया, कारण क्या रहे। और हम लोगों ने पहले चर्चा की है कि जेडीयू ने 4 सीटें कैसे गंवा दी। क्या नीतीश कुमार को पता था कि ये सीटें हम हार सकते हैं? लेकिन उनके सामने मजबूरियां कुछ और थी। राजनीति की मजबूरियां थी, जातीय समीकरण को साधने की चुनौतियां थी। और आज हम चर्चा करना चाहते हैं बीजेपी के बारे में, क्योंकि देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश कुमार हो, ये कह रहे थे कि बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगे। 2019 में 39 सीटों पर जीत मिली थी, किशनगंज हार गए थे। किशनगंज में फिर से हार मिली है। किशनगंज जीतना कितना दुरूह है, यह हम आप और बीजेपी भी समझती है। ये दूसरी बात है कि किशनगंज में एक बार शाहनवाज हुसैन चुनाव जीते हैं, लेकिन 5 सीटें हार जाना बीजेपी, और ऐसी सीटें जहां इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। क्योंकि देखिए, पहले चरण में, दूसरे चरण में यह बात कही गई कि मोदी की हवा नहीं है और लोग निकल नहीं रहे हैं। लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवें चरण में, छठे चरण में लोग निकले और परिणाम हुआ कि जीत एनडीए की झोली में गई। तेजस्वी यादव हारते चले गए। तेजस्वी यादव ने किस तरीके से 4 सीटें जीती है, ये हम और आप समझते हैं कि ये सीटें भी शायद वो नहीं जीत पाते। लेकिन जब आरजेडी की विवेचना हम लोग करेंगे तो उसकी बात होगी। बहरहाल, 5 सीटें जो बीजेपी ने हारी, उनमें औरंगाबाद की सीट पहले चरण में ही 19 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो गया और वहां सुशील कुमार सिंह चुनाव हार गए। अभय कुशवाहा, लालू यादव और तेजस्वी यादव का नया प्रयोग था यहां, और वे पास हो गए। अब 7वें चरण में 1 जून को चुनाव संपन्न हुआ। यह चरण तो बिल्कुल ही वाटरलू साबित हुआ एनडीए के लिए, क्योंकि जिन इलाकों में चुनाव हुए और 8 सीटों में सिर्फ पटना साहिब और नालंदा, इन्हीं दोनों पर सफलता मिली। और ये दोनों तो गढ़ हैं, पटना साहिब बीजेपी के लिए और नालंदा नीतीश कुमार के लिए। लेकिन यदि हम देखें तो पूरा मगध, यदि हम गया को छोड़ दें, साफ हो गया। यदि हम देखें शाहबाद, साफ हो गया। हम देखें भोजपुर, साफ हो गया। तो ये चिंता की बात है। और हारने वाले बड़े बड़े दिग्गज, बक्सर में अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिला। अश्विनी चौबे रोए, उन्होंने कहा मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। यह दूसरी बात है कि चुनाव में जब नरेंद्र मोदी आए तो अश्विनी चौबे को बुलाया गया, मंच साझा किया गया दूसरी जगह की सभा में, लेकिन इसका असर बक्सर में दिखा नहीं। सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए। आरके सिंह का चुनाव हार जाना, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे कर्मयोगी हैं, लेकिन हम लोग बार बार कहते थे कि वे कार्यकर्ता योगी नहीं है। और वे एक ऐसे आर्किटेक्ट की तरह हैं जिन्होंने 4 मंजिली इमारत बना दी। उन्होंने तरक्की की, उन्होंने विकास किया, उन्होंने प्रगति की आरा में। इस बात को सभी कबूलते हैं। तो वैसे आर्किटेक्ट की तरह जिन्होंने 4 मंजिली इमारत तो बना दी, लेकिन भूल यह कर दी कि 4 मंजिली इमारत पर जाने के लिए सीढ़ी ही नहीं बनी थी। तो बगैर सीढ़ी आप पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर, तो आरके सिंह के पास पहुंचने तक की कोई सीढ़ी नहीं थी जनता के लिए। जनता का गुस्सा, लेकिन काराकाट का इफेक्ट भी। और देखिए सासाराम, यह तो चौंकाने वाला हुआ। बक्सर की बात हमने कर ली, और पाटलिपुत्रा आप कह रहे थे तीसरा मौका है, लेकिन यहां भी जहानाबाद का इफेक्ट। बहरहाल, हम इसकी बात करें कि लहर लहर नहीं, नीतीश इफेक्ट नहीं, तेजस्वी का जादू हां और ना। तो इन 5 सीटों पर हार की हम हर सीट की विवेचना करें, इसके पहले एक संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, बीजेपी के लिए हारने का कोई कारण नहीं था कि बीजेपी एक भी सीट हारे, इसका कोई भी कारण नहीं था। ये हम लोग पहले से मान के चल रहे थे कि नीतीश कुमार ने एक सीट ली है किशनगंज हारने के लिए।
बिल्कुल। वो चुनाव हार गए। हम्म, वो कैसे और सीटें हारे उसकी हम लोग विवेचना कर चुके हैं। हम्म, बीजेपी के पास कोई भी कारण नहीं था कि एक भी सीट हारे। बीजेपी का समीकरण वेल इन प्लेस था, सारी जी चीजें, सारी गोटियां एकदम सही जगह पर रखी हुई थी, पूरी बिल्कुल। बिसात एकदम सही थी। हम्म, बीजेपी का जो सामाजिक समीकरण था वो दूसरी किसी भी पार्टी से ज्यादा मजबूत था, यहां तक कि नीतीश कुमार से भी ज्यादा। जी हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं ना कि नीतीश हम्म, कुमार का पूरा वोट ट्रांसफर होता है 100% बीजेपी को, बीजेपी का नहीं होता है नीतीश कुमार को। जी तो नीतीश कुमार का सारा वोट ट्रांसफर हो रहा था। बीजेपी ने इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करते करके कुशवाहा राजनीति साधने की कोशिश की थी। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उप मुख्यमंत्री बने, सीनियर उप मुख्यमंत्री हो गए वो। अत्यंत पिछड़ा वोट साधने के लिए भी बीजेपी ने अपनी राजनीति की थी, हरी सहनी को वहां आगे किया गया था। जी और उसके पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो जी अत्यंत पिछड़ा का समीकरण एक बीजेपी ने अपने इंडिपेंडेंट भी साधने की कोशिश की, कुशवाहा बिल्कुल। साधा, अत्यंत पिछड़ा साधा, फॉरवर्ड वोट पूरी तरह से उसके साथ जाता ही है। उसके ऊपर से नरेंद्र मोदी का जादू है, कमल के फूल का निशान है, और राम मंदिर का मामला है। बीजेपी के जी लिए एक भी सीट हारने की कोई मतलब ऐसी संभावना नहीं थी, कोई कारण बिल्कुल। नहीं था कि बीजेपी एक भी सीट हार जाए। हम्म, और इसके बावजूद देखिए बीजेपी 5 सीट हार गई। एक सीट तो उसने पहले चरण में गई, उसकी सीट, उस पर हम जी लोग एक एक करके तब सीट की चर्चा करेंगे तो करेंगे। लेकिन इतना इतना बढ़िया समीकरण होने के बावजूद बीजेपी, जो शाहबाद का इलाका है, भोजपुर का इलाका है और मगध का इलाका है, जो ओल्ड गया डिस्ट्रिक्ट का समझिए, उसमें गया एक लोकसभा सीट छोड़ दीजिए तो बाकी सब हार गए, सब जी सफाया हो गया। और आप याद करिए क्या स्थिति थी इस इलाके में 2020 के विधानसभा चुनाव में। इसी जी इलाके में सबसे बड़ा झटका लगा था, ये पहले दूसरे बिल्कुल। चरण में विधानसभा में ये चुनाव था। और इस चुनाव में भी आरजेडी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इसी जी इलाके में। यही वो जी इलाका है जहां आरजेडी, सीपीआई, माले, इन सब का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। सारे हम्म, विधायक सीपीआई एमएल के इसी इलाके में आते हैं। जी तो इस हकीकत को जानते हुए भी इस तरह की चीजें होने दी बीजेपी ने, जिसकी वजह से उसको हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने कुछ गलतियां जाने अनजाने में की, और कुछ जी गलतियां ऐसी हुई जिनको देख के लग रहा है कि जान रहे थे बीजेपी के रणनीतिकारों ने, जानबूझकर आंख बंद कर लिया, या सिर्फ इस भरोसे में रहे कि मोदी जी आएंगे, उनका हवाई जहाज उतरेगा, उनका हेलीकॉप्टर उड़ेगा और उसमें फिर कमल का फूल खिल जाएगा। इस जी भरोसे में कोई जो जी एक लेवल पर होता है कि डिसकंटेनमेंट है, अगर कहीं बगावत है तो उसको साधने की, उसको संतुष्ट करने की, लोगों को मनाने की कोई तो कोशिश मोदी नहीं की की। हवा देख लीजिए ना अजीत जी। पाटलिपुत्रा में मोदी गए, चुनाव हार गए बिल्कुल रामकृपाल चुनाव यादव। हार गए। हाँ, पूरा में मोदी गए, चुनाव नहीं, काराकाट में गए मोदी, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे पायदान पर चले गए। फिर बक्सर गए मोदी, मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए। और ये सब सातवें चरण में हुआ, जब देश में सेफोलॉजिस्ट कहने लगे थे कि मोदी की सरकार बन सकती है, ये आंकड़ा हो सकता है। प्रशांत किशोर भी प्रकट हो गए थे, ठीक है। योगेंद्र यादव कह रहे थे कि 300 का आंकड़ा नहीं छूने वाला है। लेकिन प्रशांत किशोर तो बिल्कुल सामने आकर कह रहे थे कि जो मैं कह रहा हूं वही होगा। बिल्कुल। और आप आखिरी चरण में इन सीटों पर चुनाव हार गए। हाँ, तो उसी ये वही कारण हुआ कि जो ये जी भरोसे में रहे कि मोदी जी आएंगे और उनका उनका भाषण होगा और फिर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, जी इस उम्मीद में बैठे रहे। इसी वजह से जो जमीनी स्तर पर तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं हुई। वर्कर्स को साथ लेकर के किस तरह से काम करना चाहिए जो चुनाव का, वो उसको नहीं ठीक किया गया। और जो हवा बिगड़ रही थी, सबसे बड़ी बिल्कुल। हैरानी की बात यह है कि जो हवा बिगड़ रही थी, पटना में हवा बिगड़ रही थी, जी पाटलिपुत्र में हवा बिगड़ रही थी, पूरे शाहबाद में और भोजपुर के इलाके में हवा बिगड़ रही और थी, और कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, किसी ने पटना ध्यान ही नहीं साहिब दिया। में 1.5 लाख वोट से चुनाव जीते। वही हम्म, कह रहे 1.5 लाख तो वोट से चुनाव जीते। आप बेगूसराय में गिरिराज सिंह 81,000 81,000 वोटों से चुनाव जीते हैं, भूमियारों का गढ़। वही तो तो देखिए देखिए। नीतीश हाँ, कुमार ने अपना वोट बैंक तो बचा लिया, लेकिन आपका वोट बैंक तो दरक गया। हाँ, और जिस वोट के लिए आपने अतिरिक्त मेहनत की, एडिशनल जी मेहनत की, अतिरिक्त बिल्कुल। कुछ उपाय किए आपने, नए समीकरण बनाए, इसके बावजूद जी वोट आपके साथ नहीं जुड़ा। और वो जहां जहां जाति का कैंडिडेट था, उसके इतर भी जातियों ने, जाति आपके खूंटे से बंध के नहीं रही, वोट दिया दूसरे लोगों को जाकर के। बिल्कुल। और इस इलाके में तो सातवें चरण में चुनाव था ज्ञानेश्वर जी, और साफ दिख रहा था कि हवा बिगड़ रही।
जी काराकाट इफेक्ट जिसको आप कह रहे हैं, काराकाट इफेक्ट हो रहा है, लोग वो देख रहे थे, एकदम समझ रहे थे कि काराकाट इफेक्ट हो रहा है, तो जी उसको कंट्रोल करने की कोई क्यों कोशिश नहीं हुई? बक्सर में जो बिगड़ा, जिस तरह से हेमंत बिश्वा शर्मा ने आकर के वहां भाषण दिया और जिस तरह का माहौल वहां बिगड़ा, तो क्यों नहीं इसको लोग समझ रहे थे इस बात को? बिल्कुल। जो हवा प्रत्यक्ष रूप से बिगड़ रही थी, तो बीजेपी के जो क्राइसिस मैनेजर्स हैं वो क्यों नहीं क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे? जो स्पिन मास्टर्स हैं, इतने स्पिन मास्टर्स हैं बीजेपी के पास, तो क्यों नहीं कोई ट्विस्ट इस पूरी घटना में दे रहा था? जी तो ये नतीजा ये हुआ, जो 2020 के जिस विधानसभा की हम बात कर रहे थे उस तरह का नतीजा हो गया। उस समय भी आप देखिए, पूरा जो शाहबाद का इलाका, आप सासाराम से लेकर के खाली और हो इधर गया था, भोजपुर खाली हो गया था। सब हार गए थे, सब हार जी गए थे। तो उससे भी किसी ने सबक नहीं लिया कि वो ये तो कहीं कमजोर पीठ है, जीताराम यहाँ मांझी ठीक ने करनी बचा चाहिए। लिया आपको, जीताराम मांझी ने बचा लिया, नहीं तो बिल्कुल मगध आप देख लीजिए, बिल्कुल, साहब आप देख नहीं तो लीजिए, भोजपुर देख लीजिए। पूरा खत्म हो जाता पूरा। अगर जी एक जीतनराम मांझी गया नहीं जीते होते तो पूरा जी मगध, शाहबाद और भोजपुर खत्म हो जाता, एक भी बिल्कुल। एमपी नहीं होता उस पूरे जी इलाके में। हम्म तो ये, और ये दिख रहा था कि ऐसा हो रहा है, हम सब लोगों को दिख रहा था, हम लोग लगातार इस बात पर एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के लोग एकदम कान में तेल डाल करके और आंख पर पट्टी बांध करके सोए रहे कि नतीजा निकल जाएगा, मोदी जी की और लहर, मोदी जी की हवा। समीकरण देखिए, आप चित्तौड़गढ़ को नहीं बचा पाए, नहीं बचा। औरंगाबाद का चित्तौड़गढ़। और 1952 के बाद से पहली बार वहां देखिए कोई नॉन राजपूत जीता है औरंगाबाद में। 1952 में पहला चुनाव हुआ था, वहां से आज जी पहली बार ऐसा हुआ। और वीर कुंवर सिंह की धरती को नहीं बचा पाए आप आरा को। नहीं बचा, जहां इतनी बार गए अमित शाह, आरा हाँ जाकर के बिल्कुल वीर कुंवर सिंह की जयंती पर भी गए, 2 बार का भाषण बिल्कुल। तो हमको खूब ध्यान आ रहा है उनका, जी और वो आरा विजयोत्सव। भी नहीं बचा। हाँ, जी तो देखिए, अब हम सीटों की बात करें, यदि एक एक सीट की बात करें, हम शुरुआत करें पहले चरण की ही सीट औरंगाबाद से। तो देखिए, अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए 79,000 79,111 वोट से, 79,111 से। और सुशील कुमार सिंह चुनाव हार गए। देखिए, औरंगाबाद के बारे में नीतीश कुमार को इस बात का एहसास था कि वहां गड़बड़ है। इसलिए देखिए, जब हम लोग टिकट की रेस की चर्चा कर रहे थे, टिकटों की बात कर रहे थे, तो अब इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि सुशील कुमार सिंह का टिकट कट सकता है। कट जाएगा, यह कट जाएगा। सीट जेडीयू लेना चाहती है, और इस बात की भी चर्चा हुई थी कि लवली आनंद को यहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन यह खबर भी आई जब कयास चल रहे थे कि राजनाथ सिंह ने वीटो लगा दिया और सुशील कुमार सिंह का टिकट कंफर्म हो गया। और जब निखिल कुमार को टिकट नहीं मिला इंडिया ब्लॉक से, तो लोग मान रहे थे कि सुशील कुमार सिंह की राह आसान हो गई। लेकिन लालू और तेजस्वी ने अभय कुशवाहा, जो जेडीयू में थे, रातों रात लाया। कभी आरसीपी सिंह के सबसे खास माने जाते थे, और उन्हें टिकट थमा दिया। तो इतना गुस्सा सुशील सिंह के प्रति था, हमने और आपने वो वीडियो भी देखा था उपेंद्र कुशवाहा का, जिसे लेकर कितना हंगामा खड़ा हो गया था कि कुशवाहा के गांव में उपेंद्र कुशवाहा को बैठने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वो वीडियो दरअसल औरंगाबाद औरंगाबाद का था। औरंगाबाद का था। तो सुशील कुमार सिंह लगातार 3 बार सांसद बने थे, चौथी बार सांसद बनने के लिए प्रयासरत थे। वे चुनाव हार गए और पहले चरण में ही बीजेपी की हार हुई। देखिए, वो ज्ञानेश्वर जी, हमने अभी कहा कि बिहार में शायद ही कोई सीट होगी जहां 1952 से अभी तक जी एक जाति चुनाव जीती आती हो, इसलिए बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ लोग कह रहे थे उस सीट को। हम्म, और सुशील कुमार सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, ये ग्राउंड रिपोर्ट तमाम नेताओं को थी बिहार के। उनकी उनकी टिकट दिल्ली से कंफर्म कर दी गई, और जी उनके लिए अच्छा हुआ कि सीट कांग्रेस को नहीं गई और वो निखिल कुमार नहीं चुनाव लड़े, और उनके नहीं लड़ने की वजह से कांग्रेस का एक कोऑर्डिनेशन आरजेडी के साथ नहीं बना। ये भी उनके सब, ये जी सारी चीजें उनके फेवर में थी। हम्म, और हम लोग पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि क्लोजली कॉन्टेस्टेड चुनाव है, 72,000 से पिछली बार जीते थे सुशील सिंह हम्म, 2019 में, तो जी नजदीकी मुकाबला होगा। लेकिन पता नहीं, ये जो अभय कुशवाहा का दाव था, जो टिकट की घोषणा होने के पहले, हमको लगता है कि चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद, हम ये बाकी सारी बिल्कुल टिकटों से पहले, सबसे पहले लालू यादव ने अभय कुशवाहा की टिकट वहां घोषित की थी। इसका एक हम्म, एडवांटेज उनको मिल गया कि वो जी पहले से तैयार हो गए, और पहले चरण में ही ये हवा बन गई कि कुशवाहा तो पूरी तरह से उनके साथ जाएगा। तो हम्म, राजपूत भी गोलबंद होने लगे अपने साथ, एक सुशील सिंह के साथ, और कुशवाहा एक साथ जाएगा। ये पहला चुनाव था ज्ञानेश्वर जी, जब जहां से ये पूरे बिहार में मैसेज गया, जहां बिना कोशिश किए लगा कि अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो सकती है, जी कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो गोलबंद हो जाएं। हम्म, औरंगाबाद में खास बात यह है कि यादव और मुसलमान का वोट भी पर्याप्त संख्या में है, बड़ी जी अच्छी खासी आबादी है वहां। और हम्म, लालू यादव ने अपने से हैंड पिक करके अभय कुशवाहा को दिया था, तो उनकी कास्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं था।
जो एक सर्टेन मात्रा में एक यादव का वोट जाता था बीजेपी को, वो इस बार वहां औरंगाबाद में नहीं गया। और जो नाराजगी एमपी से थी 3 बार की, उस नाराजगी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया कि बिल्कुल। वो उसको ओवरकम नहीं कर सके। एक तरफ तो एक मजबूत अलायंस हो गया मुसलमान, यादव और कुशवाहा का, और उसमें दूसरी अन्य पिछड़ी जातियां भी कुछ हद तक जुड़ी, और एंटी इनकम्बेंसी को ओवरकम नहीं कर सके सुशील सिंह। कोई नई बात जनता को नहीं बता सके जिससे जनता में उत्साह आए, जोश हो कि जाकर के इनको वोट देकर के जिताना और है। देखिए जो क्योंकि पोल लोगों ने देखा एक्सपर्ट थे कितना वोट परसेंटेज कम हुआ वहां। बिल्कुल, और जो पोल एक्सपर्ट थे वे देखिए पहले दिन से कह रहे थे कि औरंगाबाद बीजेपी हारेगी। और देखिए हम्म। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता था, ये से सब लोग पढ़ रहे थे। इस लोकसभा क्षेत्र में इमामगंज और टिकारी भी है। टिकारी हाँ, के ही अभय कुशवाहा है और इमामगंज से जीतन राम मांझी हैं। मांझी है। हम पार्टी के एक नेता से हमारी बातचीत हो रही थी। वे कह रहे थे स्थिति बहुत खराब है। और देखिए औरंगाबाद ऐसा जिला है जहां नरसंहार होते रहे। वहां राजपूत और भूमियार अलग अलग नहीं थे, लेकिन पता नहीं जहानाबाद का इफेक्ट रहा कि टेकारी में भूमियार भी सुशील कुमार सिंह के खिलाफ हो गए थे और राजपूत भी प्रसन्नचित अवस्था में नहीं थे। और वहां देखिए औरंगाबाद के बारे में जानते हैं कि औरंगाबाद में बीजेपी के 2 खंबे हैं, सुशील सिंह और रामाधार सिंह। रामाधार सिंह बहुत लंबे समय से इस प्रयास में लगे थे किसी तरीके से शिकस्त दे दें सुशील सिंह को, और इस बार शिकस्त तो दे ही दिया गया। हाँ, जबकि तो आप याद कीजिए जी, जबकि आप याद कीजिए कि चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री बिहार में सिर्फ 2 जगह आए थे, औरंगाबाद और बेगूसराय, फिर गए थे वो बेतिया की ओर। हाँ, तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी था, बीजेपी के जी आंतरिक झगड़े का भी उसमें एक रोल था। और जी वो इस बात का भी रोल था, वो पहला चुनाव था, पहला चरण था, और एक जी बिना, ऐसा लग रहा था कि बिना सोचे समझे कुशवाहा वोट जा रहा है इंडिया ब्लॉक बिल्कुल की तरफ, कास्ट का जी इतना उसी में जहानाबाद की लड़ाई भी फंसी थी, जहां माफ करिएगा नवादा की लड़ाई फंसी थी, जहां कुशवाहा, जी दूसरा कुशवाहा कैंडिडेट था। तो हम्म, पहले चरण की 4 सीटों में 2 कुशवाहा कैंडिडेट होने का जो एक माहौल बना था, वो जी पूरी तरह से बीजेपी का कोर वोट कुशवाहा का एकजुट हो गया। इंटरनल जो आपसी अंदरूनी झगड़ा था बीजेपी का, वो भी एक प्ले कर रहा था रोल उसमें, और जी उसका नतीजा ये हुआ कि सुशील सिंह चुनाव हार गए। बीजेपी, इसमें एक ही रास्ता था बीजेपी के बचाव का कि वो टिकट बदल देती, जो उसने बिल्कुल नहीं किया। जब टिकट नहीं बदला उसी दिन तय हो गया कि ये लड़ाई बीजेपी हार रही है। मतलब चाहे जिस वजह से टिकट हुआ हो, जो आपने कहा वो बात हम लोगों ने दिल्ली में सबने सुनी कि किस तरह से ऊपर से टिकट तय हुआ, लेकिन वो उसी दिन तय हो गया कि बीजेपी ये सीट नहीं जीतेगी जिस दिन उसने कैंडिडेट नहीं बदला। तो देखिए पहले चरण में ही झटका लग गया, लेकिन दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण, इसमें कोई झटका नहीं लगा। नहीं, सारी सातवां सीटें चरण, बीजेपी की, जितनी सीटें आई सब जीत गई बीजेपी। हाँ, और सातवें चरण में तो धराशायी ही हो गए, रविशंकर प्रसाद और कौशलेंद्र कुमार को छोड़कर। और इसका सबसे बड़ा कारण देखिए, सातवें चरण में आप पाटलिपुत्रा हार हार गए, आरा हार गए, बक्सर हार गए, और आश्चर्यजनक तरीके से सासाराम हार गए। देखिए किशनगंज और कटिहार में मतगणना के दिन पहले कांग्रेस पिछड़ रही थी और उम्मीद की किरण सासाराम से ही आराम कांग्रेस से। को दिख रही थी जी। तो ये 4 लोकसभा क्षेत्र, और इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव हारे, मीसा भारती चुनाव जीती 85,174 मतों से। आरा में आर के सिंह चुनाव हार गए और 3 तारा वाले सुदामा प्रसाद माले के उम्मीदवार चुनाव जीत गए 59,808 मतों से। सासाराम में मनोज राम चुनाव जीत गए और उन्होंने शिवेश राम को हरा दिया 19,157 मतों से, जबकि यहां आपने उम्मीदवार भी बदला था। और बक्सर में सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए, आरजेडी के जगदानंद के बेटे, और मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए 30,091 मतों से। और 1 लाख से अधिक मत यहां बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार भी ले आए। अनिल कुमार भी ले आए। और देखिए अनिल कुमार ने महागठबंधन का वोट कितना काटा, लेकिन कुशवाहा का मत भी काट दिया। और फिर आनंद मिश्रा और ददन यादव उतने काम नहीं आए। तो हम चर्चा शुरू करें, चलिए हम बक्सर से ही चर्चा शुरू करते हैं कि बक्सर में सुधाकर सिंह उम्मीदवारी का ऐलान बहुत पहले हो गया था। अश्विनी चौबे यहां तैयारी कर रहे थे। मिथिलेश बीजेपी की परंपरा जानते ही हैं कि कोई प्रदेश अध्यक्ष और कोई केंद्रीय नेता इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की गारंटी नहीं दे सकते कि टिकट आपको ही मिलेगा जब तक वो सूची ना आ जाए।
तो जब सूची आई तो मिथिलेश तिवारी का नाम, सारे के सारे चौंक गए थे। कहाँ मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के और कहाँ अश्विनी चौबे का टिकट काट कर हाँ, भेज जी, अश्विनी चौबे का टिकट काट कर भेज रहे हैं। ठीक है, अश्विनी चौबे के वो शिष्य रहे हैं और आनंद मिश्रा जो तैयारी कर रहे थे, और काराकाट जो उपेंद्र कुशवाहा को हराने की साजिश रची गई, जिस पर जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा बोलने वाले हैं। इसकी आग की लपटें बक्सर में दिखाई पड़ी, इसकी आग की लपटें सासाराम में दिखाई पड़ी, और इसकी आग की लपटें आरा में दिखाई पड़ी। सभी के सभी झुलस गए। उपेंद्र कुशवाहा को आपने हरा दिया, चाहे जिसने भी साजिश की, हाँ। लेकिन आप खुद को भी नहीं बचा पाए। बक्सर में क्या खेला हो गया? देखिए, बक्सर में तो एक काराकाट इफेक्ट अब हर सीट पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बक्सर पर भी करेंगे, आरा पर भी करेंगे, सासाराम पर भी करेंगे, क्योंकि वो असर हुआ था और वो कास्ट का इक्वेशन था। एकदम कास्ट इमोशनल हो गई जातियां जो है कि हमारी जाति को वहां हरवाया जा रहा है तो हम इनको हरवाएंगे। तो ये कास्ट का इमोशनल एक आउटबर्स्ट था। उस इमोशनल आउटबर्स्ट में लोगों ने वोट दिया। वो इफेक्ट तो सब जगह रहेगा, लेकिन जो लोकल इफेक्ट था वो जिस तरह से औरंगाबाद में आपने सुशील सिंह को नहीं बदल करके उसी दिन चुनाव हार गए, उसी तरह से बक्सर में आपने अश्विनी चौबे की टिकट काट कर उसकी जगह मिथिलेश तिवारी को ले आया, उसी दिन आप चुनाव आधा हार गए। कि बाहरी का ऐसा था कि भाई आरके सिंह का टिकट बना रह सकता है, गिरिराज सिंह का टिकट बना रह सकता है, रविशंकर प्रसाद का बना रह सकता है, सुशील सिंह का बना हुआ है, सबका टिकट बना हुआ है, तो फिर आप टिकट क्यों काट रहे हैं अश्विनी चौबे का? ऐसा क्या पाप कर दिया? ठीक है, वे थोड़े निष्क्रिय थे, लेकिन वे बाबा थे, और यदि आप ब्राह्मणों के नेता के रूप में उन्हें पहचान रहे थे तो कहां और कहां आपने अंतर पैदा कर दिया था। नहीं, बिल्कुल पहचान ही रहे थे। दिल्ली में या कहीं भी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अश्विनी चौबे ही दिखाए गए थे। और हम लोगों ने बजाबता उनके ऊपर एक डिस्कशन किया था, जिसमें हमने कहा था बार बार कि वो एक धर्म पूजा पाठ अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति की तरह दिखते हैं, धार्मिक व्यक्ति की तरह दिखते हैं और धर्म कर्म में रमे रहते हैं। तो ये उनकी कोई कमजोरी नहीं है, ये उनके लिए निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये उनका जो पूरा आउटलुक है, जेस्चर है, तभी तो ऋषि सुनक ने पैर छुए उनके, नहीं तो ऋषि सुनक और उनकी पत्नी को क्या जरूरत है पैर छूने की? मिनिस्टर इन वेटिंग, निर्मला सीतारमन, वही तो इन लोगों को क्या जरूरत है? एक विदेशी मेहमान के लिए एक मिनिस्टर इन वेटिंग थे, स्टेट मिनिस्टर थे। तो ये उनका आउटलुक था, ये उनकी पहचान थी, आइडेंटिटी थी। तो आइडेंटिटी इसी तरह से बनती है। आप एक आइडेंटिटी आज अगर कहीं एक अमुक जाति के नेता के तौर पर किसी एक नेता की आइडेंटिटी बनी है, वो खत्म नहीं हो जाती है रातों रात। तो आपने एक तो गलती उस समय ये हुई कि जब सबको टिकट कर रहे थे तो अश्विनी चौबे की टिकट क्यों कटी? टिकट काट दी तो जिन आनंद मिश्रा को कहा गया था, कमिट किया गया था, जो तैयारी कर रहे थे, वीआरएस लिया था सर्विस से, उनको फिर क्यों नहीं दिया? बिल्कुल। फिर आप बाहर से लेकर के आ गए दूसरे व्यक्ति को, 150 किलोमीटर दूर से आपने बक्सर में आकर के चुनाव लड़ा दिया। तो ये फैक्टर तो उसी दिन आधी लड़ाई आप हार गए थे जिस दिन टिकट काटे, और टिकट काट करके आपने अप्रोप्रिएट उम्मीदवार नहीं दिए जी। अब फिर उसके बाद जो दूसरा देखिए कि जब लड़ाई छिड़ी तो 5 बड़े महारथी मैदान में उतर गए। आनंद मिश्रा ने भी कहा कि जब अब हम वीआरएस ले ही लिए हैं, और आप हम लोग उस समय भी चर्चा कर रहे थे कि ये दूसरा धोखा था। इसी तरह से गुप्तेश्वर पांडे के साथ भी हुआ था कि उन्होंने वीआरएस ले लिया और उनको टिकट नहीं दिया गया। तो वो एक दोहरा धोखा था। इन्होंने इस्तीफा दिया था, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दिया था। जी, ठीक बात है, इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो उसके साथ क्या 5 पहलवान आ गए। अनिल कुमार बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ गए, उनके लिए मायावती चुनाव प्रचार करने आ गई। तो एक तो उनकी अपनी आइडेंटिटी बनी हुई है, इतने दिनों से वो अपनी पार्टी बना करके पॉलिटिक्स करते रहे थे, तो उसी इलाके में पॉलिटिक्स करते रहे, तो उनकी एक अपनी आइडेंटिटी थी और वो पता था कि कोई कुर्मी लोग उसके वोट में वो डैमेज करेंगे। और जो दलित का वोट है वो भी मायावती की वजह से आएगा, वो चाहे जिसको जाने वाला हो। तो 1 लाख से ऊपर वोट उन्होंने ले लिया। ददन पहलवान से उम्मीद थी बीजेपी के नेताओं को, जैसे जहानाबाद में विनोद यादव से उम्मीद थी कि ये लोग वोट काट लेंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। अपनी तैयारी, भाई आप अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग क्या है, कहावत भोजपुरी में, वहां बिहार में बोलते हैं लोग कि न्योता के भरोसे जग नहीं होता है, कि हमको लिफाफे में पैसा आएगा तो जग करता है कोई आदमी। आपका जो है, आप ददन पहलवान वोट काट लेंगे तो इसके भरोसे आप बैठे हुए हैं कि चुनाव जीत जाएंगे। फिर आनंद मिश्रा जो वोट काट रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या उपाय है उसका? तो ऐसा कोई उपाय नहीं था। इस तरह की कोई तैयारी नहीं हो रही थी कि आनंद मिश्रा को कोई समझाए कि आपको कुछ और, आपको लोग आपके लिए हमने सोचा हुआ, आपको दिया जाएगा, आप बैठिए, आप मदद करिए। जब रोने लगे, जब अश्विनी चौबे का वीडियो देखा, उसकी एक प्रतिक्रिया थी लोगों में। तो ये जो 5 पहलवान आए, उससे एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ।
काराकाट इफेक्ट तो आ ही रहा था, लेकिन जी, और अनिल कुमार थे भी कैंडिडेट उस समुदाय के हुँ, जिसको कोई कुर्मी का वोट जा सकता था, तो गया भी है, वो बिल्कुल, तो दिख रहा है। बिल्कुल। हुँ, तो वो एक काराकाट इफेक्ट, ये 5 कैंडिडेट आना और बीजेपी का कैंडिडेट बदल करके अप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं चुनना, ये कारण रहा कि बक्सर हार। चलिए देखिए अब आरा की बात करते हैं। आरा में आरके सिंह चुनाव हार जाएँगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन चुनाव के दिन जब हम लोग एग्जिट पोल दिखा रहे थे तो सैंपल साइज कम थे। लेकिन अगले दिन ही स्पष्ट हो गया था कि वे चुनाव हार सकते हैं। और हम लोग बार-बार कह रहे थे कि सुदामा प्रसाद हार्डकोर आईपीएफ वाले नहीं हैं। नहीं है। हाँ, वे लिबरल हैं और वैसे हैं। और देखिए आरके सिंह के बारे में जो मेरी समझ है, कई लोग उनके लोग नाराज हो जाते हैं मुझसे कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। वे कर्मयोगी हैं, कर्मठ हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन आप बीजेपी के किसी नेता से, किसी कार्यकर्ता से, चाहे जितना बड़ा नेता हो, लोग तो इतना तक कहते हैं कि अमित शाह भी उनसे प्रधानमंत्री खुश हैं। अमित शाह भी जब वो वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव हो रहा था तब भी कोई झमेला हुआ था। किसी नेता कार्यकर्ता से पूछ लें वह आरके सिंह की चर्चा नहीं करना चाहते। तो वही वाली बात कि आपने बहुमंजिली इमारत तो बना दी, तरक्की तो कर दी, लेकिन चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं बनाई। और इसलिए उनको वोट देने के प्रति और जिन राजपूतों के भरोसे, तो आधे राजपूत तो गांव में रहते नहीं है। हम्म। और चुनाव के दिन 1 जून को क्या हुआ कि देखिए आरा शहर में नहीं लेकिन जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनके बाजार हैं वहां जो वैसे थे वो सुदामा प्रसाद की ओर चले गए। काराकाट से यह संदेशा वायरल होने लगा कि राजपूत जो हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, बिल्कुल। कि राजपूत जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दे रहे हैं। और राजाराम और कुशवाहा को भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, राजाराम कुशवाहा को भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, हाँ। तो उपेंद्र नहीं, हाँ हाँ, राजाराम कुशवाहा को भी नहीं दे रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दे रहे हैं, पवन सिंह को वोट दे रहे हैं राजपूत। तो उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दे रहे हैं, राजाराम कुशवाहा को नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो कुशवाहा है आरा के वे आरके सिंह को हरा दें। और आज के जमाने में ऐसे मैसेजेस कितनी तेजी से वायरल होते हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। तो आरके सिंह जो बहुत कुछ किए लेकिन डूब गए। देखिए आजकल क्या है, आजकल क्या पहले भी था कि लोग लोग नेता से काम से ज्यादा उसके बिहेवियर को देखते हैं, इस बात बिल्कुल। से जज करते हैं कि जी, आम आदमी के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप किस तरह से जी, ट्रीट करते हैं कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को, या किसी आदमी से मिलते हैं या नहीं, क्षेत्र के आदमी का आप इंडिविजुअल काम करते हैं कि नहीं, उसकी नमस्ते मिलना लेते तो हैं कि नहीं। संभव ही नहीं था, मिलना तो संभव ही नहीं वही था। लोग तो कहते थे कि आप, हाँ, दिल्ली में जो उनका बंगला था, वहाँ लिखा हुआ था, पता नहीं मैंने नहीं देखा, जो चर्चाएँ थी कि भाई यहाँ कोई पैरवी और शोर सिफारिश के लिए मत आइए। हाँ, तो ये आप आईएएस नहीं है ना, आप एक आइवरी जी, टावर में बैठे हुए थे जब आप आईएएस थे, देश जी, के गृह सचिव थे, तब आप एक आइवरी टावर में बैठे थे, जनता के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी बिल्कुल। प्रत्यक्ष रूप से एक एक व्यक्ति का काम करने की, लेकिन जनप्रतिनिधि का तो काम होता है छोटे, और आम आदमी का कोई ऐसा काम थोड़े, आम आदमी को फैक्ट्री थोड़े लगानी होती है, हर आदमी को जी, उसके तो हुँ, काम छोटे ही होते हैं, उसको तो टिकट कंफर्म कराना होता है रेलवे का, उसको अस्पताल में इलाज कराना होता है, उसको जी, स्कूलों में दाखिले कराने होते हैं, उसको और क्या काम होता है उसको, तो ये काम आप नहीं करेंगे। और एक एक लेवल पर आप काम का भी और ईमानदारी का भी, अहंकार किसी भी चीज का हो बहुत खराब होता है, जी, बहुत खराब होता है, चाहे काम का ही हो और ईमानदारी का ही हो। आप ये मानने लगे कि हम ईमानदार हैं और हम कर्मठ हैं, इसका मतलब नहीं कि बाकी ईमानदार नहीं है या कर्मठ नहीं है, ये एक जी, बड़ी कमजोरी। और हुँ, हमने तो फर्स्ट हैंड हमको जानकारी है कि कैसे लोगों को बड़े मंत्री और अधिकारी ह्यूमिलिएट होते थे उनके सामने जाकर के, अरे जी, तुमको आईएएस किसने बना दिया जी, तुम कैसे आईएएस हुँ, बन गए। ये इस बिल्कुल, तरह का टोन, मुख्यमंत्री बैठा हुआ, एक नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्वोत्तर के एक मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और उनके सामने जिस तरह से पूरे उनके स्टाफ को जलील किया इन्होंने, वो कहानी है, आइकॉनिक कहानी है, दिल्ली में सब आदमी सुनाता है कि कैसे उन्होंने उस नॉर्थ ईस्ट के सीएम के सामने कहा, उनके सेक्रेटरी को, कह रहे तुमको आईएएस किसने बना दिया, तुम हुँ, कैसे, आप इनको हटाइए जी, इनको कैसे आपने चेयरमैन बना रखा है अमुक ऊर्जा कंपनी का, इनको हटाइए, इनको हटाइए। ये 15-20 मिनट, 25 मिनट, तो जी। ये जब आप आईएएस होते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आप नेता के तौर देखिए, पर इस देखिए, तरह का काम। देखिए पाठक अच्छे लग रहे थे, शिक्षकों ने मजा चखा दिया। और यदि आप हाँ। नीतीश कुमार से भी पूछेंगे, तो वो आरके सिंह के बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हाँ, आरके कोई सिंह नहीं ने कहना उनके अधीन चाहता, काम किसी किया। के जी, पर्सनल बिल्कुल। रेपो आपका किसी से बना ही नहीं है, उसके बिना आप जी, राजनीति कर रहे थे, तो काम के दम पर और नरेंद्र मोदी की लहर के दम पर आप चुनाव जीत गए। जी, बावजूद इसके कि जो इस देश में सबसे ज्यादा विवाद हुआ और जिस विवाद का सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस और पूरे यूपीए को भुगतना पड़ा, वो हिंदू आतंकवाद का था, और वो शब्द कॉइन किया हुआ था जब ये गृह सचिव थे तभी का।
तो बिल्कुल। ये उसके बावजूद आप बीजेपी में आए और नरेंद्र मोदी की लहर पर चुनाव जीत गए, आपने उसके बाद नहीं, काम और किया, उसका भी फायदा जिस मिला। जमाने को आप बिहार में जंगल राज कहते हैं, तब होम सेक्रेटरी कौन था? हाँ, वही थे, बिल्कुल वही जी, थे, बिहार में बिहार थे। में होम सेक्रेटरी कौन था? जी, तो ये इसके बावजूद आप मोदी की एक लहर रही, बीजेपी की लहर रही, 2 बार आप जीत गए, आपने पहली बार जीते, उसके बाद कुछ काम किया, दूसरी बार भी आपको मैंडेट मिल गया। लेकिन बिल्कुल। तीसरा टर्म वो संभव नहीं था उस राजनीति में, जो आपने कहा कि राजपूतों के घरों पर तो ताले लटके रहते हैं, जी, और कुशवाहा काराकाट इफेक्ट में आपके खिलाफ चले गए, जो आपका कोर वोटर था, और वैश्य भी कोर वोटर था, उसका भी एक बड़ा हिस्सा आपको छोड़ दिया, तो कैसे चुनाव जीतते? जी, तो बिल्कुल। सुदामा प्रसाद का जो एक उदार लिबरल चेहरा था, और वो वैश्य होना उनका उनके काम आ गया, और काराकाट इफेक्ट में आप राकेश नहीं, सिंह हार देखिए गए। ना, 3 तारा मतलब माले 2 सांसदों के बताइए, साथ। कभी लोगों ने कभी चुना। रामेश्वर प्रसाद अकेले जीते थे, और इस बार राजा राम 89 के चौहान। बाद, अभी जी, 89 के जी, बाद, अभी समझिए 34 साल के बाद रिप्रेजेंटेशन हुआ, और एक ही बार में दो दो रिप्रेजेंटेशन माले का हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल। और स्ट्राइक रेट यदि आप देखिए, तो आप 23 सीटें लड़कर तेजस्वी यादव 4 जीते बात हैं, जीते। और 3 हाँ, सीटें लड़कर माले 3 2 सीट। जीती है। और हाँ, माले के नेता कह रहे हैं कि यदि इन्होंने हमें दे दिया होता सिवान, तो वह भी जीत कर वो देते। भी जीत जाते, ठीक बात कर रहे हाँ, हैं। वह भी जीत हाँ। कर देते। खैर चलिए, तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सासाराम। सासाराम में तो कोई कहा जा रहा था कि लड़ाई ही नहीं है। नहीं, लेकिन नहीं थी लड़ाई। लेकिन पता नहीं किस तरीके से वहां कैंपेन को मॉनिटर किया जा रहा था। वहां उम्मीदवार बदला गया, छेदी पासवान का टिकट कटा, शिवेश राम को टिकट मिला। उनके पिता मुनीलाल बड़ी शख्सियत रहे हैं। और उनके सामने मनोज राम, जो 2019 में बसपा से चुनाव लड़े थे। अंतिम समय में कहा जा रहा था कि इनका टिकट कांग्रेस काट देगी, क्योंकि इनके बेटे की गिरफ्तारी हो गई थी, पॉक्सो का मामला आ गया था। पोक्सो का मामला था। लेकिन शिवेश राम ने चुनाव में न जनसंपर्क किया, न कोई तालमेल बैठाया। कैसे बीजेपी, बिहार बीजेपी मॉनिटर कर रही थी। देखिए, वहां के लोग बीजेपी के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि जो पार्टी से पैसा मिला वह भी खर्च नहीं हुआ। हम्म? तो और यही उधर, कारण रहा। और उधर मनोज राम ने गंगा बहा दिया था। हाँ? तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सूरत में, तो आज की तारीख में यदि आप चाहेंगे कि कंजूसी करके हम चुनाव जीत लें, ये तो पुराने जमाने का किस्सा है कि हाँ, जो पैसा आया है टिकट ले लो, उसमें से भी कुछ बचा लो। तो ये शिवेश राम लोग, चुनाव हार गए। नहीं, वो तो बीजेपी क्या है, सासाराम सीट तो ज्ञानेश्वर जी बीजेपी गफलत में हार गई। जी, बीजेपी एकदम आराम से बैठी रही कि इस चुनाव, यहाँ तो लड़ाई ही नहीं है, हम चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल। बाकी सब जगह लड़ाई दिख रही थी। हम्म, सासाराम में लग रहा था कि एक तरफा चुनाव है, मनोज राम कहीं लड़ाई में नहीं है, और बीजेपी आराम से जीत जाएगी। जब मीरा कुमार छोड़ करके चली गई सीट, जब मीरा जी, कुमार हिम्मत नहीं कर सकी वहां से लड़ने की, तो मनोज राम क्या जी, चुनाव लड़ेंगे? जी, तो ये एक गफलत हो गई बीजेपी को कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। और यही गफलत कैंडिडेट की भी होगी कि जब जीत ही रहे हैं तो पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? जब वोटिंग होनी है, मोदी जी और नीतीश कुमार के नाम पर वोट होना है, तो हम अपना पैसा खर्च क्यों करना है? पैसा बचा लेते हैं, बिल्कुल। चुनाव तो हम जीत हम्म, ही रहे हैं। चुनाव हम्म, सचमुच ही जीत रहे थे, वो चुनाव जी, जीतने में उनका कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, 19,000 वोट से हारे हैं। जी, अगर थोड़ा सा भी उन्होंने जो 10% और मेहनत कर दी होती तो चुनाव जीत गए होते। सासाराम के चुनाव का क्या विश्लेषण हम लोग करें? बिल्कुल। वो एक शाहबाद का ये असर तो हो रहा था, जो काराकाट का एक इम्पैक्ट था, क्या करता कुशवाहा था? जी, छूट रहा था। लेकिन थोड़ी सी भी अगर उन्होंने मेहनत कर दी होती, 10% भी, तो आज वो एमपी होते। वो जो हाँ। पैसा और बचाने देखिए, के चक्कर में सासाराम में हार हार का परिणाम क्या निकला? एक तो देखिए, मीरा कुमार अफसोस कर रही होंगी, शायद हम ही कर रही लड़ें। होंगी, ठीक बात है। हाँ, हाँ, अफसोस कर रहे हैं। और देखिए, दूसरा परिणाम यह निकला कि बिहार में आज एक भी दलित सांसद बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी का नहीं है। हाँ, बीजेपी का नहीं है। कोई महिला नहीं है, यह तो पहले ही मौका गवा दिया था बीजेपी ने। और अब एक दलित सांसद भी इनके पास नहीं है। आगे चलिए, देखिए अंतिम सीट, पाटलिपुत्रा की सीट। रामकृपाल यादव बनाम मीशा भारती। रामकृपाल यादव के बारे में यह कहा जाता है, कहा जाता रहेगा कि वे सर्वसुलभ, जन सुलभ, सुख दुख के साथी रहे। लेकिन 2014 में भी मुश्किल से ही जीते थे, 2019 में भी मुश्किल से ही जीते थे। दोनों चुनाव में उन्होंने मीशा भारती को ही हराया था। लेकिन इस बार मीशा भारती ने उनको हरा दिया, भतीजी ने चाचा को हरा दिया। और यहां काराकाट का भी इफेक्ट दिखा, और यहां जहानाबाद का भी इफेक्ट दिखा, क्योंकि विक्रम में लड़ाई में फंस गए रामकृपाल यादव। वहां भूमियारों ने साथ नहीं दिया, जो बीजेपी का बिल्कुल सॉलिड वोट बैंक। तो जहानाबाद में भूमियार को टिकट जेडीयू ने नहीं दिया, बदला यहां निकाल लिया गया। और जहानाबाद में भूमियार चंद्रवंशी को वोट नहीं दे रहे थे, यहां चंद्रवंशी ने उनको वोट नहीं दिया। तो ये तो बिल्कुल ही दूसरी लड़ाई हो गई। देखिए, ये सब चीजें बाद में ऐड होती चली गई। जिस दिन टिकट
की घोषणा हुई थी, मीसा भारती लड़ी थी, तब से एक लग रहा था, हमको भी लग रहा था और हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे थे जी कि वो बहुत कम अंतर से चुनाव हारी 2 बार। तो एक उसकी बिल्कुल सहानुभूति रही होगी मीसा भारती के साथ। जी और 10 साल में आप कितने भी सर्वसुलभ हो, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। जी तो वो एक माहौल था। लगातार लालू का परिवार 3 बार हार जाए एक ही सीट से, और इसके बावजूद लालू यादव चौथी बार भी लड़ने का जोखिम ले, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। देखिए बिल्कुल 2009 में इसी 9 सीट में पर लालू छपरा यादव हार हारे गए थे रंजन यादव से। थे फिर जी 14-19 मीसा भारती हारी, फिर भी 24 में परिवार लड़ रहा है। तो यादवों में एक मैसेज कहीं ना कहीं था कि लालू यादव इस परिवार को, इस सीट को अपना बनाना चाहते हैं। जी तो वो उनको एक मौका दिया जाना चाहिए है। एक तो ये एक माहौल उस समय बन गया था। बाद हम्म। में ये सारी चीजें जुड़ती चली गई। विक्रम में नुकसान हो गया, जो कांग्रेस और के थे सारण का वहां। प्रभाव हो गया, सारण का प्रभाव हो गया, सारण का कुलवंती वही हो चंदन यादव की गया जो हत्या हुई वहां, चुनाव के जी बाद गोली चली, और उस हत्या का एक बड़ा इफेक्ट जो यादवों को एकजुट करने में, जो थोड़ा क्या मतलब ठीक ठाक यादव का वोट जाता था जी रामकृपाल यादव के साथ, वो इस बार चाहते हुए भी लोगों को लगा होगा कि इस बार स्थितियां थोड़ी अलग है। तेजस्वी जी यादव के गिरफ्तार होने की बात भी इस चुनाव के पहले ही प्रधानमंत्री ने कही थी, उसका भी एक असर बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पर रहा होगा। तो जी इन सब इफेक्ट का असर ये हुआ कि एक ही बार में दोनों हार का बदला ले लिया मीसा भारती ने। बिल्कुल 2 बार बिल्कुल में करके जितना वोट से हारी थी, उससे ज्यादा वोट से एक बार में चुनाव जीत गई। मतलब दोनों हार का बदला उनका हो गया। अब ये वो एक परिवार को एक सीट मिल गई, एक ऐसी सीट, हर परिवार की एक सीट होती है, हर जी राजनीतिक, जैसे नीतीश कुमार की एक सीट है नालंदा, कुछ भी हो जाए बिल्कुल नालंदा जीतेंगे। तो वैसी एक सीट, ऐसा लग जैसे रामविलास पासवान के परिवार की एक सीट है हाजीपुर, कुछ भी हो जाए सीट बिल्कुल जीतेंगे। जी लालू यादव के पास ऐसी कोई सीट नहीं थी। सारण लगातार हार रहे थे वो, गोपालगंज की सीट आरक्षित हो गई है। जी तो अब एक सीट की तलाश थी उनके परिवार को, जो तलाश खत्म हुई है पाटलिपुत्र पर आकर के। अब देखिए ये परिवार किस तरह से उस सीट को होल्ड करके रखता है। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि रामकृपाल यादव जन सुलभ सर्वसुलभ, मीसा भारती उस मुकाबले में कितनी टिकती हैं यह भी ध्यान रखना होगा। और मीसा भारती ने पाटलिपुत्र सीट जीतकर राज्यसभा की एक सीट गंवा दी है, गंवा दी है। और वह बिल्कुल हाँ, और वह सीट अब एनडीए के खाते में जाएगी। तो देखिए आज हमने कोशिश की है कि बीजेपी ने जो 5 सीटें हारी, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, वहां हार की वजह क्या रही यह आपको समझा पाए। आगे और भी वीडियोज आएंगे जिसमें हम डाटा माइनिंग कर रहे हैं, और वहां की जो परिस्थितियां रही, स्थानीय परिस्थितियां, नेतृत्व की चुनौतियां, नेतृत्व की कमजोरियां, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।